वेलकम बैक टू लीगल भूत। स्वागत है आपका बहुत बहुत। और आज हम, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, कि एक पत्नी के द्वारा झूठे आरोप अपने पति के ऊपर लगाए गए कि मेरे साथ मेरे पति ने मारपीट की तो मैं घर से निकल गई और अपने मायके जाने लगी। लेकिन रास्ते में मदर डेयरी के पास मेरे पति एक गाड़ी बोलेरो नंबर फला फला से आए और मुझे उठा लिया, गाड़ी में डाल लिया। और मेरे पति के साथ 2 अन्य लोग भी थे और इन्होंने मेरे गहने जो मैंने पहने थे वो छीन लिए। फिर इन्होंने मेरे नाजुक अंगों को छूना शुरू किया और मैं चिल्लाई तो मुझे मारा, मेरी कनपटी पर तमंचा लगाया और फिर दोनों लोगों ने मेरे साथ रेप किया और फिर मुझे रास्ते में फेंक कर चले गए। आरोप इतने संगीन थे और घटना को इस तरह से बताया गया था कि आरोपी के पसीने छूट रहे थे और उसे समझ में आ रहा था कि अब बचना लगभग नामुमकिन है। और जो आरोपी के वकील साहब थे उनकी तरफ से इस तरह के क्वेश्चंस और सजेशन दिए जा रहे थे। देखिए कि मेरा कहना है कि वहाँ पर कोई भी बोलेरो कार आपके पास आकर नहीं रुकी थी। लड़की ने तुरंत जवाब दिया, रुकी थी और मेरे साथ घटना भी हुई थी। वहीं पर वकील साहब ने अगला दूसरा सवाल पूछा हुआ था, मेरा कहना है कि आपके साथ आपके पति ने कोई मारपीट नहीं की थी। लड़की ने तपाक से जवाब दिया, ऐसे कैसे नहीं की थी, बहुत मारपीट की थी। तो इस तरह के जो सवाल जवाब और सजेशन वकील साहब द्वारा दिए जा रहे थे, बेमतलब के सजेशन देकर पति की सज़ा को सुनिश्चित किया जा रहा था। परंतु उस पति ने फिर हमसे कांटेक्ट किया और फिर हमने ठान लिया एक अपराजय क्रॉस एग्जामिनेशन तैयार करने का, जिससे कि झूठी औरत के पेट से सच को खरोंच कर बाहर निकाला जा सके और मासूम पति को बचाया जा सके। इस वीडियो में आगे आप देखेंगे कि इस तरह के जो आरोप होते हैं उनको कैसे ध्वस्त किया जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है कि इस वीडियो के लाइक्स का जो टारगेट है वो मैंने 5 लाख रखा है और मुझे पूरी आशा है कि हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं। वीडियो बनाने में समय भी खर्च होता है और बहुत मेहनत भी लगती है। मैं चाहता हूं कि आप सभी प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और ज़रूरतमंद के साथ ज़रूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही प्यार देते रहें। तो अब चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। इस तरह के जो बयान होते हैं उन बयानों में हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि जो आर्टिकल्स उसमें यूज़ किए गए हैं, जो वस्तुएं उसमें बताई गई हैं, अगर उन वस्तुओं को ही गायब कर दिया जाए, उन वस्तुओं की जो ऑथेंटिसिटी है और उनका जो एग्जिस्टेंस है उसे ही ख़त्म कर दिया जाए कि ऐसी कोई वस्तु एग्जिस्ट ही नहीं करती है, वास्तविक में वो है ही नहीं, वह सिर्फ एक काल्पनिक वस्तु है, तो इस तरह के बयान खुद ब खुद ही झूठे साबित कर दिए जा सकते हैं। अब हमने यह कैसे किया, ये वीडियो में आपको आगे बताते हैं। इस तरह के बयान जहाँ पर दिए जाते हैं, यहाँ पर घटना में बताए गए जो आर्टिकल्स हैं उनको गायब कर देना ही उचित है, क्योंकि ना रहेगा बाँस और ना रहेगी बांसुरी। तो अब हमने ठान लिया कि जो झूठी वस्तुएं हैं, गाड़ी, तमंचा, गहने, इन सबको ही पहले उड़ा देते हैं, इनका एग्जिस्टेंस ही ख़त्म कर देते हैं। तो यह रहा पहला सवाल। इस केस में आईओ साहब ने, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने एक नक्शा बनाया था। तो इस नक्शे पर हमने पहला सवाल पत्नी से किया कि आप यह नक्शा पहचानती हैं, यह नक्शा आपने ही आईओ साहब को कह के बनवाया है, क्या यह नक्शा ठीक है? इस नक्शे में जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर द्वारा आपको गाड़ी में डाला गया है, सिर्फ वही घटना दिखाई गई है और उसी घटना का जगह भी बताई गई है कि मदर डेयरी के पास ऐसा हुआ। लेकिन पूरे घटनाक्रम में आपके साथ आपने बताया कि आपको पहले गाड़ी में डाला, फिर आपके गहने छीन लिए गए, एक दूसरी जगह जहाँ आपके नाजुक अंगों को छुआ गया, फिर एक जगह जहाँ पर आपकी कनपट्टी पर तमंचा लगाया गया, फिर एक जगह जहाँ पर आपके साथ रेप किया गया और फिर एक जगह जहाँ पर यह पूरा घटनाक्रम होने के बाद आपको फेंक दिया गया। इस नक्शे में उन सभी स्थानों के बारे में आपने आईओ साहब को नहीं बताया। तो लड़की ने जवाब दिया कि मुझसे पूछा नहीं, मैंने बताया नहीं। हमने कहा ठीक है, इस नक्शे पर आपके हस्ताक्षर भी नहीं है, क्या आपसे ऐसा सिग्नेचर कराए गए थे? तो पत्नी ने जब नक्शे को देखा तो बताया कि नहीं, इस नक्शे पर तो मेरे सिग्नेचर नहीं है, लेकिन यह नक्शा मैंने ही बनवाया है। अब यहीं पर वक्त है हमारा सजेशन देने का। हम कहेंगे कि आपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को घटनाक्रम के बारे में, पूरी जगहों के बारे में इसीलिए नहीं बताया क्योंकि ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं थी। इसी वजह से आप जगह नहीं बता पा रही हैं और आप और पुलिस दोनों मिलकर आरोपियों को फंसाना चाहते हैं। अब वहीं पर हमने दूसरा सवाल पूछा कि क्या आपने गाड़ी संख्या 000 जो भी है वो बोलेरो की पहचान की? क्या पुलिस ने
उस कार को बरामद करके आपके सामने लाया गया और आपसे उस कार की पहचान करवाई गई? तो पत्नी ने जवाब दिया, नहीं, मुझे कोई कार नहीं दिखाई गई और मैंने कोई पहचान नहीं की। अब यहीं पर हमारा वक्त है सजेशन देने का। हमने सजेशन दिया कि जो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर आपने बताया है, जो बोलेरो गाड़ी आपने बताई है, वो गाड़ी एग्जिस्ट ही नहीं करती है, इसीलिए पुलिस उसे अभी तक बरामद नहीं कर पाई है और ना ही आपसे उसकी पहचान कराई गई है। आरटीओ ऑफिस की ये रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट को आप देख लीजिए। इसमें ऐसी कोई गाड़ी रजिस्टर्ड हुई ही नहीं है जो नंबर आपके द्वारा बताया जा रहा है। इसका साफ साफ मतलब है कि ऐसी कोई गाड़ी एग्जिस्ट करती ही नहीं है। अब यहाँ पर जो गवाह थी, जो पत्नी थी, वो एकदम चौंक गई, लेकिन उसके चौंकने में ही आपका फ़ायदा है। अब यहाँ पर आपने उसे बरगला दिया है। अब आपके जो आगे वाले सवाल होंगे उनमें उसकी बुद्धि काम नहीं करेगी, क्योंकि आपने उसकी बुद्धि को अपने वश में कर लिया है। अब बारी है गहनों की एग्जिस्टेंस ख़त्म करने का। तो हमारा पहला सवाल गहनों के बारे में हमने पूछा कि क्या आपने गहनों का वजन, उनकी रूपरेखा, कोई बिल, रिसीट या कोई दस्तावेज आईओ साहब को प्रस्तुत किया, जिससे कि यह स्पष्ट हो सके कि ऐसे कोई गहने आपसे छीने गए थे या आपने ऐसे कोई गहने पहने गए थे? तो पत्नी ने जवाब दिया, नहीं, मैंने ऐसा कोई बिल और रिसीट उन्हें नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने मांगा ही नहीं। तो हमने कहा कि ठीक है, हम तुमसे मांगते हैं, क्या तुम्हारे पास है, हमें सबमिट कर सकते हो? तो पत्नी ने जवाब दिया कि नहीं, हमारे पास कोई उनके बिल नहीं है, बस वो तो मुझे मेरी माताजी ने दिए थे तो मैंने पहन लिए थे। अब यहीं पर हमारा सजेशन कि मेरा कहना है, आपने इसीलिए कोई बिल, कोई दस्तावेज़, कोई रूपरेखा या फिर गहनों का वज़न वहाँ पर नहीं बताया आईओ साहब को, क्योंकि ऐसे कोई गहने एग्जिस्ट करते ही नहीं हैं और इसीलिए आप अभी भी बिल देने में असमर्थ हैं और उन गहनों की एग्जिस्टेंस को प्रूव करने में आप असमर्थ हैं, क्योंकि ऐसे कोई गहने थे ही नहीं। अब तक हम यहाँ पर जो गाड़ी है बोलेरो और जो गहने हैं और मदर डेयरी है उसको हम उड़ा चुके हैं। अब नंबर है अगले तमंचे का। हमारा अगला सवाल कि क्या आपने आईओ साहब को अपनी बयानों में यह कभी बताया कि आपकी कनपट्टी पर कोई तमंचा लगाया गया था? तो अगर यहाँ पर वो कहती कि हाँ मैंने बताया, तो हम उसे कन्फ्रंट करते, हम पूछते कि हाँ बताओ कहाँ बताया। लेकिन पत्नी ने वहाँ पर बयानों में किसी भी तमंचे के बारे में बात नहीं की हुई थी और हमने इसका भरपूर फ़ायदा उठाया। पत्नी ने कहा कि नहीं, मैं बताना भूल गई थी या मैं बता नहीं पाई थी, लेकिन मैंने बताया तो था, लेकिन आईओ साहब ने नहीं लिखा। तो अब यहाँ पर वो कुछ भी कहती रहें, हमें तो अपना सजेशन देकर निकलना है और तमंचे की एग्जिस्टेंस को ख़त्म करना है। हम कहेंगे कि आप तमंचे के बारे में इसीलिए कुछ नहीं बता पा रही हैं क्योंकि ऐसा कोई तमंचा था ही नहीं और पुलिस ने भी ऐसा कोई तमंचा आरोपी की गिरफ्त से या फिर घटना स्थल से बरामद नहीं किया है जिससे कि यह प्रूव हो सके कि कोई तमंचा था। अब आपने यहाँ पर धीरे धीरे करके सारी जो आर्टिकल्स हैं, जो वस्तुएं हैं, उनको उड़ा दिया है, उनका एग्जिस्टेंस ही ख़त्म कर दिया है। तो जब तमंचे गायब हो गए, गाड़ी गायब हो गई, तो आपका जो घटनाक्रम है वो तो अब वैसे ही टूट फूट चुका है। इस वीडियो से आप समझ ही गए होंगे कि किस तरह से क्रॉस एग्जामिनेशन में झूठे गवाह के पंखे टाइट कर दिए जाते हैं, जिससे कि वह ना उड़ पाता है और ना चल पाता है। क्रॉस एग्जामिनेशन करते हुए बेसिक रूल्स को आपको ज़रूर फॉलो करना है। सबसे पहले तो आप अपने सारे सवाल और जवाब लिख कर लेके जाएं, क्योंकि कोर्ट में जब आप सवाल जवाब करते हैं तो वहाँ पर जज साहब भी होते हैं, अन्य लोग भी होते हैं और सामने वाली पार्टी की तरफ से वकील होते हैं, वो भी आपको कंफ्यूज करते हैं और चारों तरफ एकदम भिंडी बाज़ार बना हुआ होता है। तो यहाँ पर आप अपने सवालों से उथल पुथल हो सकते हैं, इसीलिए अगर आप अपने सवाल लिख कर लेकर जाएंगे तो आप फोकस कर पाएंगे और आप वही सवाल पूछ पाएंगे जो आपको पूछने हैं। वहीं पर दूसरा बेसिक रूल आपको फॉलो करना चाहिए कि ऐसा कोई भी सवाल आप ना पूछें जिसका जवाब आपको ना पता हो या फिर आपको लगता हो कि इसका जो जवाब है वह उल्टा हमारे ऊपर ही पड़ने वाला है, तो ऐसे सवाल को आप बिल्कुल भी ना पूछें। वहीं पर तीसरा रूल, घटनाक्रम को बार बार पढ़ें, आरोपों को बार बार पढ़ें और उनमें से एक एक पॉइंट की पेचीदगी को समझते हुए सवाल बनाएं। क्रॉस एग्जामिनेशन एक कला है और एक ये दो धारी तलवार की तरह काम करती है। यह आपको बचा भी सकती है और आपकी गर्दन को उड़ा भी सकती है। इसलिए बहुत ही सावधानी से क्रॉस एग्जामिनेशन को तैयार करें और जो आपके विरोधी हैं, जिन्होंने झूठे आरोप आपके ऊपर लगाए हैं, उन्हें ध्वस्त कर दें। क्रॉस एग्जामिनेशन पर यह हमारी तीसरी वीडियो थी। इससे पहले भी 2 क्रॉस एग्जामिनेशन पर हम वीडियो बना चुके हैं, उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चाहें तो वह वीडियो भी देख सकते हैं। केस आपका है, गलत आपके साथ हुआ है तो अब स्टेप भी आप ही को लेना पड़ेगा। बहुत से वकील इंडस्ट्री में हैं जो कि
यही नहीं समझ पाते हैं कि उनके द्वारा किए गए क्रॉस एग्जामिनेशन से जो उनका आरोपी है वो बच रहा है या फिर गर्त में जा रहा है। आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट्स करके आप हमसे अपने सवाल भी पूछ सकते हैं अगर आप के मन में कोई सवाल हैं तो। वहीं पर कमेंट्स में आप हमें ज़रूर बताइए कि आप क्रॉस एग्जामिनेशन पर और वीडियोस चाहते हैं या फिर आप किस टॉपिक पर नई वीडियोस चाहते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके लिए एक नई वीडियो प्रस्तुत कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।